साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सभी बहुत अच्छे, एकदम शानदार, लाजवाब हैं, जबरदस्त, बेहतर, जिंदाबाद हैं। और अब सभी आप फिजिक्स इज फीलिंग के बाद में केमिस्ट्री को भी फील करने लगे होंगे। उम्मीद है पिछली 2 क्लासेस में आप सभी ने केमिस्ट्री में जो भी टॉपिक हमने सीखे हैं, मोस्टली फोकस हमारा अभी रहा है मैटर पर, यानी कि पदार्थ पर, यानी अपने आसपास के दैनिक जीवन में जो भी चीजें हमें नजर आती हैं इन सभी को हम पदार्थ कहते हैं, मैटर कहते हैं। उसके बाद हमने सीखा कि मैटर जो है वो बहुत अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। और कणों का मतलब अगर आपके लिए चीनी के दाने, नमक के दाने, गेहूं के दाने, धूल के कण हैं तो वो कण नहीं होते हैं। कण दिखते भी नहीं हैं, पार्टिकल्स दिखते भी नहीं हैं। और केवल कण का मतलब ठोस नहीं है, कण पानी में भी होते हैं, द्रव भी कणों से मिलकर बना है और गैस भी कणों से मिलकर बनी है। कण कुछ और नहीं, अणु और परमाणुओं को ही कण कहा जाता है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को ही पार्टिकल्स कहा जाता है। तो ऐसे बहुत कुछ कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर मैंने कल कण का नाम पूछा मुझे बड़ी हैरानी हुई। अधिकतम बच्चों का कहना था सॉलिड्स के मामले में, ठोसों के मामले में, लेकिन अभी समझ में आ गया होगा। अच्छा, उसके अलावा हम लोगों ने अणु परमाणु के बारे में तो खैर हम आगे पढ़ेंगे। हमने कणों के कुछ गुणों को पढ़ा, जैसे हमने पढ़ा कणों के बीच में स्पेस होता है, कण लगातार गति करते रहते हैं, इन तमाम चीजों को लेके। और हमने अपने आसपास के पदार्थों को कल 3 कैटेगरियों में डिवाइड किया था, जिनका नाम था सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठोस, द्रव और गैस। इसके अलावा भी पदार्थ की 2 और अवस्थाएं होती हैं, 3 तो हो ही गई, 2 और होती हैं। और 2 अवस्थाओं में शामिल है आपका बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट है, उसके अलावा आपका प्लाज्मा है। हो सकता है आज तक आपने बस प्लाज्मा के बारे में थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ा हो, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में ऊपर ऊपर से पढ़ा हो, लेकिन वादा करता हूं आज की इस क्लास में आप ये बहुत अच्छे से समझेंगे कि आखिर प्लाज्मा क्या है। अगर कहीं दैनिक जीवनों में प्लाज्मा है तो आप उसको आसपास के दैनिक जीवन में महसूस कर पाएंगे। ऐसे ही सेम बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट के साथ रहेगा। अच्छा, उससे भी ज्यादा जरूरी हमने 3 डेफिनेशंस पढ़ी, जिनमें था रिजिडिटी, फ्लूइडिटी, और तीसरी डेफिनेशन कौन सी थी एक बार बताएंगे? कंप्रेसिबिलिटी, यानी कि दृढ़ता, तरलता और संपीड्यता। तो पहले जो हमने कल कुछ पढ़ा है उससे रिलेटेड चीजों को एक बार हम क्वेश्चंस कुछ कर लेते हैं और फिर हम चलेंगे पदार्थ की बाकी दोनों अवस्थाओं पे। तब तक आप इन क्वेश्चंस का उत्तर करिए, मैं आपको चाय पी के दिखाऊंगा। बताइए। हम मिल्क को गर्म करते हैं तो उसमें से सिर्फ पानी ही क्यों उड़ता है? बात करेंगे शशांक बाबू एवेपोरेशन वगैरह के बारे में, या जब हम 2 चीजों की सेपरेशन के बारे में बात करेंगे, उन चैप्टर्स में ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी। बहुत बढ़िया। तो आपका उत्तर क्या है? आप सभी कहते हैं पदार्थ की किस अवस्था में संपीड्यता सबसे अधिक होती है? कौन सी पदार्थ की कौन सी पदार्थ मतलब पदार्थ की कौन सी अवस्था सबसे ज्यादा कंप्रेस हो सकती है? तो सॉलिड तो कंप्रेस होने से रहे, लिक्विड कंप्रेस नहीं होते हैं, दबाओगे तो बाहर निकल जाते हैं, गैसेस कंप्रेस हो सकती हैं। ठीक है, तो गैसेस में कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई, ध्यान से करेंगे इनको, है ना। सर एग्जाम से इम्पोर्टेंट जिंदगी है क्या? नौकरी से इम्पोर्टेंट जिंदगी है क्या? एक एग्जाम जिंदगी का फैसला कर सकता है क्या? देख मेरे भाई, सुबह सुबह के समय मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल तो नहीं हूँ इस तरह की बातें करने में, लेकिन फिर भी अगर आपने कहीं ये इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर पढ़ा है कि एक पेपर आपकी ज़िंदगी का फैसला नहीं कर सकता, या ज़िंदगी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जॉब से भी ज़्यादा, तो मेरे दोस्त मैं ये मानता हूँ ये हाइपोथेटिकल बातें हैं, इनमें व्यवहारिक कुछ भी नहीं है, प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि जॉब ज़रूरी नहीं है तो फिर अभी शायद आपने उन मुश्किलों को नहीं देखा, या देख भी रहे होंगे जो एक नौकरी ना होने के चलते आती हैं। अच्छा, हम कह रहे हैं जी जिंदगी से ज़्यादा जरूरी थोड़ी है जॉब, तो भाई कौन सा ऐसा आपसे कोई कह रहा है कि तुम्हारी जिंदगी दे दोगे तो ही जॉब देंगे तुम्हें? मैंने तो कभी कोई ऐसी परीक्षा नहीं देखी कि जिसमें गला काट के आना होता है तब सिलेक्शन होता है, यानी जान के बदले नौकरी मिलती है। तो यहाँ हमें इस तरह का कंपैरिजन ही क्यों करना है? और भाई वैसे भी अगर आप
इस कलयुगी दुनिया में एक अच्छी नौकरी आपके पास नहीं है तो शायद वो जिंदगी भी बहुत अच्छी नहीं रहेगी, कहीं ना कहीं कड़वा सच भी है। चलिए बच्चों, गैस बर्तनों की दीवारों पर दबाव क्यों डालती है? गैस के कणों का द्रव्यमान बहुत अधिक होता है, गैस के कण तेज गति से चलते हैं और दीवार से टकराते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। गैस के कण जो है वो लगातार मतलब वाइब्रेट करते रहते हैं, लगातार वाइब्रेट करते रहते हैं और दीवारों से टकराते रहते हैं। और किसी भी बर्तन में अगर गैस के कण बार बार दीवारों से टकराएंगे तो क्या बनाएंगे? एक प्रेशर ही तो बनाएंगे। वो बार बार टकराने का मतलब उसको प्रेशराइज कर रहे हैं, दबाव बना रहे हैं। तो आप कहोगे गैस के कण तेजी से चलते हैं और दीवारों से टकराते हैं। देखिए, बहुत सारे साथी इस बात का उत्तर कर रहे हैं गैस के कणों के बीच आकर्षण बल बहुत होता है। अरे भैया, गैस के कण तो वैसे ही बहुत दूर दूर फैले होते हैं, उनके बीच में आकर्षण बल ज्यादा नहीं होता है। सबसे ज्यादा आकर्षण बल ठोसों के बीच में होता है, अणु बिल्कुल नजदीक हैं। द्रव में आकर्षण बल नहीं होता है क्योंकि इसके अणु नजदीक थोड़े कम होते हैं, तो इसमें आकर्षण बल कम होता है। गैसों में अणु बहुत दूर दूर होते हैं, इसलिए आकर्षण बल बहुत कम होता है। ठीक है, चलिए क्लियर होगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है? इस बात का उत्तर थोड़ा ध्यान से करेंगे। डीआरडीओ में यह क्वेश्चन आया था, बहुत बढ़िया। तो आप देख रहे होंगे कि अगर फाउंडेशन है तो इसका मतलब यही है कि सभी एग्जाम्स मोस्टली आपके कवर हों जो इस स्तर के हों। तो कौन पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान है, इस बात की जानकारी हमें कौन देता है? तो बहुत सारे साथी इसमें या तो आप पुराने क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं, ए की तरफ हैं, कुछ सी की तरफ हैं। भाई, पानी का उबलना ये कैसे बताता है कि पदार्थ के कणों के बीच में पर्याप्त स्थान है? चलिए एक्सप्लेन करिए आप, अगर आप ए ऑप्शन की तरफ है तो। बाकी बी ऑप्शन किसी ने नहीं कहा। सी ऑप्शन, पोटेशियम परमैंगनेट का पानी में समान रूप से विसरित होना। देखिए, पोटेशियम परमैंगनेट क्या है समझिए। ये आप सभी ने अगर 12th क्लास में एक प्रैक्टिकल किया हो, नहीं किया हो तो मैं दिखा देता हूं। पोटेशियम परमैंगनेट इन वाटर। अरे आजा भाई, ये लो। देखिए, अगर 12th क्लास में आपने एक प्रैक्टिकल किया हो जिसको हम टाइट्रेशन करके कहा करते थे, और टाइट्रेशन की प्रक्रिया में हम क्या करते थे कि पानी में, 12th क्लास केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल होता था, पानी में पोटेशियम परमैंगनेट जो कि हल्का पिंक कलर का होता है, जब उसको डालते हैं ना तो पानी ऐसे पिंक पिंक कलर का होने लगता है और एक समय के बाद में पानी पूरी तरह पिंक हो जाता है। ये पोटेशियम परमैंगनेट का प्रैक्टिकल हुआ करता था। तो यहां से ये कैसे पता लगता है? देखो, ये खाली पानी है, इसमें हमने पोटेशियम परमैंगनेट थोड़ा थोड़ा सा बढ़ाना शुरू किया तो ये पूरे पानी को क्या कर देता है? पिंक पिंक कर देता है। अच्छा, इसको छोड़िए आप, मैं सिंपल आपसे सिर्फ एक चीज कहता हूं। जैसे पानी है, पोटेशियम परमैंगनेट में पानी छोड़िए, मैं बड़ा सिंपल सा एग्जांपल आपसे पूछता हूं। जैसे मान लीजिए पानी है और हमने यही एग्जांपल तो लिया था। मान लो पानी में मैं थोड़ी सी चीनी डालता हूं तो क्या इसका स्तर बढ़ेगा? क्या इसका लेवल बढ़ेगा? तो नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि अगर पानी को आप बहुत छोटे स्तर पर देखें तो इसके कणों के बीच में स्थान है, उन कणों के बीच में ही ये चीनी के कण जाके सेट हो जाते हैं और हम कहते हैं कि पानी में चीनी घुल चुकी है। तो किसी भी एक पदार्थ में अगर दूसरा पदार्थ घुल रहा है, इसका मतलब क्या है? घुलने का मतलब क्या है? वो उसके कणों के बीच में जाके सेट हो गया, अब वो उसका एक हिस्सा बन गया। और पानी के अंदर क्या हो गई है? मिठास हो गई है। पहले पानी अलग था, चीनी अलग थी, अब पानी और चीनी मिल गए तो मिठास बन गई। तो क्यों बन गई? क्योंकि पानी के कणों के बीच में मौजूद रिक्त स्थान में ये चीनी के कण जाके सेट हो गए हैं। ऐसे ही पोटेशियम परमैंगनेट पानी के अंदर सेट क्यों हो जाता है, क्यों घुल जाता है? क्योंकि पानी के कणों के बीच में जो रिक्त स्थान है उसमें जाके पोटेशियम परमैंगनेट अपना विराजमान हो जाता है। तो हम कहेंगे कि पोटेशियम परमैंगनेट का पानी में समान रूप से विसरित होना, डिफ्यूज होना, यही बताता है कि पानी के कणों के बीच में क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। तो कोई भी चीज घुलने वाला जो एग्जाम्पल होगा, अच्छा पेपर में जरूरी नहीं है यही आए, वो बोल देगा पानी में चीनी का घुलना भी इसी बात को दिखाता है, पानी में नमक का घुलना भी इसी बात को दिखाता है। तो दो चीज जो आपस में घुल रही हैं वो हमें इसी बात को दिखाती हैं। फटाफट एक बार थम्स अप करिए। हाँ जी ठीक है, ये क्वेश्चन भी
बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आगे देखें अगला सवाल, हम हवा में हाथ चला सकते हैं लेकिन लकड़ी के टुकड़े में नहीं, क्योंकि? बड़ा आसान है। सवाल कहता है कि हम हवा में हाथ चला सकते हैं लेकिन लकड़ी के टुकड़े में नहीं, क्योंकि? देखिए उत्तर कहता है लकड़ी के कणों के बीच आकर्षण बल बहुत कम है, हवा के कणों के बीच अत्यधिक रिक्त स्थान है, जबकि लकड़ी के कण मजबूती से जुड़े हुए हैं। तो ये तो बड़ा सिंपल सा जवाब है इसका, बिल्कुल सही बात है। 20 का उत्तर है कि हवा के कणों के बीच में अत्यधिक रिक्त स्थान है, जबकि लकड़ी के कणों के बीच लकड़ी के कण मजबूती से जुड़े हुए होते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। चलिए, तो यहां तक की कहानी हमारी हो गई। ये क्वेश्चन हमने कल के आधार पर कर लिए। अब देखिए इस चीज से ही हम आगे बढ़ेंगे कि ठोस, द्रव और गैस के अलावा पदार्थ की दो और अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, इसको हम यहीं से लिख लेते हैं। पदार्थ की दो अवस्थाएं और होती हैं। पहली अवस्था होती है प्लाज्मा अवस्था और दूसरी अवस्था होती है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट अवस्था। इसको हम उन तीनों के साथ इसलिए नहीं मिलाते क्योंकि उन तीनों की डेफिनेशन हम अलग से देते हैं और वो दैनिक जीवन में ज्यादा मौजूद है, और ये दोनों अलग हैं। है तो टोटल 5 ही, लेकिन वो 3 एक साथ पढ़ी जाती हैं और ये 3 दोनों एक साथ पढ़ी जाती हैं, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। अगर यहां कोई दिक्कत ना हो तो फिर मैं आपको प्लाज्मा की तरफ ले चलूं। एक बार आप सभी थम्स अप कर दीजिए कि आप हमें प्लाज्मा की तरफ ले सकते हैं। और समझने वाली चीज है प्लाज्मा, बहुत बढ़िया चीज है प्लाज्मा। ठीक है, चलिए तो हेडिंग डालेंगे हम लोग प्लाज्मा, पदार्थ की चौथी अवस्था, द फोर्थ स्टेट, जिसका नाम है प्लाज्मा। ये हमारी हो गई हेडिंग। देखिए प्लाज्मा थोड़ा सा समझने वाली चीज है। अच्छा, आज तक आपने प्लाज्मा के बारे में क्या पढ़ा है, कोई मुझे बताएगा? क्या समझते हैं आप प्लाज्मा से कि जी मैंने ये पढ़ा है प्लाज्मा के बारे में? पदार्थ की फोर्थ स्टेट जिसका नाम है प्लाज्मा। स्टेट ऑफ मैटर पूछेगा तो 5 ही बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे भाई। पदार्थ की अगर अवस्थाएं पूछेगा तो आपको बताना पड़ेगा 5। पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती है। क्या समझते हो आप लोग प्लाज्मा से? क्या पढ़ा है आपने आज तक प्लाज्मा के बारे में कि व्हाट इज द प्लाज्मा? कहाँ सुना है प्लाज्मा को? दैनिक जीवन में तो ज्यादातर नहीं दिखता। आपके कमरे में तो प्लाज्मा आपको नहीं नजर आ रहा होगा। कमरे में तो ज्यादातर वस्तुएं हमें ठोस, द्रव और गैस के बारे में पढ़ा होगा। अच्छा, सन में प्लाज्मा होता है? नहीं, वो तो ठीक है, कहाँ प्लाज्मा होता है? मुझे ये बताइए प्लाज्मा है क्या? प्लाज्मा एक चमक है। अच्छा, तो अगर जैसे मैं यहाँ टॉर्च जलाऊंगा, एक प्रकार की चमक है, तो जैसे मैं यहाँ टॉर्च जलाऊंगा तो टॉर्च के जलने में जो चमक उत्पन्न होगी उसको प्लाज्मा कह सकते हैं। मैंने दांत निकाल दिए, मेरे दांतों की जो चमक है ये भी प्लाज्मा है। ये मत बताओ ब्लड में पड़ा है, ये बताइए होता क्या है ब्लड में, प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा एक चमक है, यह केवल चमक है। अच्छा, तो जैसे मैं मतलब दो चीजों को घिसूंगा तो उनके घिसने से भी प्लाज्मा बन सकता है, जहां भी चमक पैदा होती है? नहीं, ऐसा नहीं है। यानी एक स्टील जो है वो चमक रही है तो वो भी प्लाज्मा है? जी नहीं, हर चमक प्लाज्मा नहीं होती है। प्लाज्मा को और थोड़ा अच्छे से समझिए। अच्छे से समझना है तो फिर थोड़ा गहराई में चलना पड़ेगा। देखिए क्या होता है प्लाज्मा। ये बात कौन कौन जानते हैं कि एक परमाणु के अंदर एक नाभिक होता है। परमाणु के बारे में और हम डिटेल में तो आगे पढ़ेंगे, इतना शायद आप सभी जानते होंगे। परमाणु के अंदर एक नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है। ये आपका परमाणु है, परमाणु एटम, और ये किससे मिलकर बना है? नाभिक से, न्यूक्लियस से। देखो जो इस स्ट्रक्चर को थोड़ा नहीं समझते हैं, हालांकि पीछे मैंने समझाया था और मैं थोड़ा समझा देता हूं। जैसे देखिए पदार्थ है, मान लो ये एक पेन है, ठीक है, ये पेन क्या है? एक इसको कह रहे हैं हम पदार्थ, मैटर। पदार्थ में भी एक कैसा पदार्थ है? ये सॉलिड है, ठोस है, तो ये एक सॉलिड मैटर है, ठीक है। अगर इसको हम तोड़ते चले जाएं तो हमें सबसे छोटी इकाई जो दिखेगी, जिसको हम कण कह रहे हैं, वो दिखेगी हमें अणु, अणु, और अणु के अंदर हमें दिखेगा परमाणु, ठीक है, एटम, और उसके भी अंदर क्या दिखेगा हमें?
मॉलिक्यूल, इन सभी को ही हम कण कहते हैं, ठीक है, इन सभी को हम पार्टिकल कहते हैं। तो अभी तक हमारी जो स्टडी है वो पदार्थ पर और कण पर टिकी हुई है। आगे हम कण के अंदर चलेंगे तब आपको और प्रॉपर समझ में आएगा कि कण को ही क्या कहते हैं, अणु और परमाणु। अणु होता है, अणु के अंदर परमाणु होता है। अब मैं और थोड़ा आपको गहराई में समझाऊं। जैसे आप पढ़ते होंगे O2, ठीक है, तो ऑक्सीजन यहां पर एक परमाणु है और दो ऑक्सीजन मिलकर एक अणु बनाते हैं। ये हम बहुत बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैं इन चीजों को समझने के लिए आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूं कि मॉलिक्यूल का मतलब क्या है, एक से ज्यादा परमाणु जब जुड़ जाते हैं। अच्छा, ऑक्सीजन दो ही क्यों चलते हैं, तीन क्यों नहीं चल देते, चार क्यों नहीं चल देते? इसका कारण आप आगे चल के पढ़ोगे कार्बन वाले चैप्टर में, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाले चैप्टर में, जो कि भावना मैडम आपको करा देंगी। या मतलब पढ़ लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि ओ के साथ टू ही क्यों होता है। तो ये बात आप समझ गए। एक बात हम सब करिए कि अलग अलग हैं तो ये परमाणु हैं और मिल जाएं तो ये क्या बन जाते हैं, अणु बन जाते हैं। तो हम किसकी बात कर रहे हैं अभी, एक परमाणु की बात कर रहे हैं, एक एटम की बात कर रहे हैं। देखिए परमाणु जो है ना, एटम जो है, इसके अंदर नाभिक होता है, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है और नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और परमाणु की स्ट्रक्चर ऐसे होती है कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर घूमता रहता है। यहां तक सभी को क्लियर है? यह होती है एक परमाणु की स्ट्रक्चर। परमाणु के अंदर भी नाभिक पाया जाता है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के आसपास इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। अब देखिए, अगर आप, अब बहुत ध्यान से सुनने की बात है, अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को बाहर से ऊर्जा दे दो, एनर्जी दे दो, तो ये क्या करना शुरू करेगा, अगर ये यहां घूम रहा है, जैसे जैसे आप ऊर्जा दोगे तो ये इस नाभिक से, ये पूरा पोर्शन आपका नाभिक है, ये इस नाभिक से दूर होता चला जाएगा। अगर आप बाहर से इसे एनर्जी देते चले जाओ तो ये इससे दूर होता चला जाएगा। और अगर आपने बहुत एनर्जी दे दी तो एक समय ये ऐसा भी होगा कि ये परमाणु को छोड़ के ही चला जाए। परमाणु जी हमारी तुम्हारी राम राम, और ये उससे बाहर निकल जाएगा अगर तुम एक निश्चित मात्रा से ज्यादा ऊर्जा इसे दे देते हो। तो जब ये हाई एनर्जी का इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा एक चमक पैदा होगी, और ये चमक हर जगह नहीं होगी, केवल अणु परमाणुओं के मामले में होगी। वहां पर एक चमक पैदा होगी और इसी चमक को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। चमक क्यों पैदा होगी, क्योंकि तुम ऊर्जा दे रहे हो। अब ऊर्जा किसके रूप में दोगे, ऊष्मा के रूप में, हीट की फॉर्म में। जो मैं कह रहा हूं कि आप इसको क्या दे रहे हो, ऊर्जा, एनर्जी। भाई इलेक्ट्रॉन को एनर्जी कैसे दी जा सकती है, इलेक्ट्रॉन को कोई खाना तो खिलाया नहीं जा सकता कि ले भैया इलेक्ट्रॉन पनीर खा ले, ऊर्जा आ जाएगी, तेज दौड़ेगा। भाई इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा का मतलब है आप उसे गर्म करोगे, हीट की फॉर्म में एनर्जी दोगे। अरे ये तो सब बातें याद हैं, भूल तो नहीं गए? क्यों रे, भूल तो नहीं गए? अरे ऊर्जा को ही ऊष्मा कहते हैं रे। तो भाई ऊर्जा किसके रूप में दोगे आप, ऊष्मा के रूप में दोगे, हीट की फॉर्म में दोगे। और हीट का मतलब ये गर्म हो रहा है। तो जब ये बहुत गर्म हो जाएगा, इतना गर्म हो जाएगा कि इसका इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकल जाए, तो एक चमक पैदा होगी और उस चमक को ही हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कह देते हैं। तो प्लाज्मा के बारे में आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से पॉइंट पढ़ने हैं। पहला पॉइंट, वो सारी चीजें मैं लिख दूंगा बट यहां रफली समझ लीजिए। पहला पॉइंट है प्लाज्मा के बारे में कि प्लाज्मा एक ऐसी चमक है जो किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा ऊर्जा देने पर उत्पन्न होती है, और कितनी ज्यादा कि वो उसे बाहर छोड़कर चला जाए। ठीक है। दूसरा, अगर एक प्लाज्मा बन गया तो प्लाज्मा के पास क्या गुण होंगे? पहला गुण ये होगा, अच्छा मुझे एक बात बताइए, हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में एक बात पढ़ी थी कि इलेक्ट्रॉन जहां से जगह छोड़कर जाएगा, अब देखो इलेक्ट्रॉन तो चला गया, तो यहां पर कौन सा आवेश होगा? पहले जब यहां इलेक्ट्रॉन था तो ऋण आवेश रहा होगा, अब इलेक्ट्रॉन चला गया तो यहां पे कौन सा आवेश रहा होगा? बताइए। ये तो हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ा था, फटाफट से बताइए जल्दी से। अगर इलेक्ट्रॉन इस जगह को छोड़कर गया है तो यहां पर कैसा आवेश आया होगा, ऋण आवेश या धन आवेश? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए जल्दी से। नहीं भैया अनिल भाई आप गलत समझ रहे हैं, फाउंडेशन टू ऑल एग्जाम्स, फाउंडेशन टू रेलवे एग्जाम्स है ये, फाउंडेशन टू रेलवे एग्जाम्स है, मोस्टली फोकस हमारा रेलवे एग्जाम्स पे है। बहुत ही शानदार उत्तर। अगर एक इलेक्ट्रॉन कहीं जाता है तो ये क्या छोड़ के जाएगा? अपने पीछे पॉजिटिव चार्ज छोड़कर जाएगा।
तो ये छोड़ के चला जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये ठीक है। अब सुनिए अगली चीज, मैं कहता हूं प्लाज्मा के पास में पॉजिटिव चार्ज होता है, उसके अलावा इस इनको, अब देखो समझना मेरी बात को, अब इसको पॉजिटिव चार्ज नहीं कह सकते हम। देखो जब तक पॉजिटिव और नेगेटिव साथ में हैं तो वो चार्ज कहे जाएंगे। अगर एक पॉजिटिव मतलब एक नेगेटिव छोड़कर चला गया तो ये तो चार्ज बचेगा, इसको चार्ज नहीं कहोगे, अब इसको कहोगे आयंस। तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज होता है और क्या होते हैं, आयंस होते हैं। इसको डायरेक्टली भी याद रख लोगे तो भी अच्छी बात है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि प्लाज्मा के पास में नेगेटिव चार्ज नहीं होता है, इतना बस आपको याद रखना है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज इसको छोड़ के जा चुका है। यहां पर पॉजिटिव चार्ज और आयंस होते हैं। तो क्या क्या सवाल बन सकते हैं प्लाज्मा से? सबसे पहली जरूरी बात, प्लाज्मा बनता कब है? तो जब एक इलेक्ट्रॉन को इतनी ज्यादा ऊष्मा दे दी जाए, हीट दे दी जाए कि वो गर्म होकर अपने नाभिक को ही छोड़ के चला जाए, एक चमक पैदा होती है, इसे ही हम प्लाज्मा कहते हैं। उसके अलावा प्लाज्मा के पास क्या क्या होगा? बहुत हाई एनर्जी होगी, क्योंकि आपने वो पहले से ही दे रखी है, भाई इसको भी तो एनर्जी मिली है, वो जो इसको मिली थी, हाई एनर्जी होगी, हाई हीट होगी, बहुत सारी ऊष्मा इसके पास में होगी, इसका तापमान बहुत ज्यादा होगा, ये बहुत ज्यादा गर्म होगा। इसके पास में पॉजिटिव और आयंस होंगे। ठीक है भाई, ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए हैं प्लाज्मा से रिलेटेड? अगर हाँ तो मैं एक एक करके सारी चीजों को लिख देता हूं। देखिए पहले लिखिए प्लाज्मा के बारे में, तो आप लिखेंगे बिल्कुल ऐसी भाषा में जैसी भाषा में हमने सीखा है, हेडिंग तो यही काम कर जाएगी प्लाज्मा, ठीक है। आइए प्लाज्मा के बारे में लिखिए कि जब, मैं बिल्कुल वो लिख रहा हूं जो हमने लिखा, जब किसी परमाणु, इंग्लिश वालों के लिए मैं टेक्निकल टर्म्स को इंग्लिश में लिख दूंगा, जब किसी परमाणु को उच्च ऊष्मा यानी कि हाई हीट दी जाती है, तब तब इलेक्ट्रॉन तब इलेक्ट्रॉन परमाणु को छोड़कर चला जाता है और चमक पैदा होती है। चमक यानी कि शाइनिंग, और चमक पैदा होती है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। प्लाज्मा की प्रॉपर्टीज लिखिए। प्लाज्मा के पास क्या है? प्लाज्मा के पास प्लाज्मा प्लाज्मा के पास है उच्च ऊष्मा, उच्च ऊर्जा। पहली प्रॉपर्टी है प्लाज्मा की कि इसके पास हाई हीट यानी ये बहुत गर्म अवस्था है, और हाई एनर्जी। ठीक है, हाई हीट है, हाई एनर्जी है। उसके अलावा दूसरा इसके पास है, इलेक्ट्रॉन तो छोड़कर चले गए, तो एक तो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और इसके पास आयंस है। ठीक है, धनावेश है, और इसके पास है आयन। ये दो बातें आपको इससे याद रखनी है। फटाफट हम सब करिए। हाँ जी, क्लियर है? देखिए फटाफट से। हाँ जी, क्लियर है। अरे अनिल भाई, आप मुझे बताओ तो सही, कौन से वनडे एग्जाम में आपको इससे बाहर क्वेश्चन मिले हैं? जल्दी बताइए। आप फिजिक्स पढ़ के आए होंगे, आप मुझे क्वेश्चन बताइए और वनडे एग्जाम बताइए कि किस वनडे एग्जाम में आपको वहां से बाहर सवाल मिला। पर टू द पॉइंट बातें करेंगे, है ना?
ठीक है, अब यहां से कुछ और चीजें पूछी जाती हैं, जैसे इसकी खोज किसने की थी, इसको नाम किसने दिया था। तो ये कुछ चीजें थ्योरेटिकली आप इसको भी समझेंगे। देखिए इसकी जो पहचान है, यहां से सवाल आता है, इसकी पहचान 1879 में सर विलियम क्रुक्स के द्वारा की गई थी। सबसे पहले प्लाज्मा के बारे में हमें किसने बताया? 1879 में सर विलियम क्रुक्स के द्वारा। इन सब चीजों को पीडीएफ के माध्यम से ही पढ़ लेंगे, क्योंकि इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं कि मैं अपनी भाषा में लिखूंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। रिक्वेस्ट है भाई थोड़ा यहां से भी कोऑपरेट करना, कि इसकी पहचान 1879 में सर विलियम क्रुक्स के द्वारा की गई थी, लेकिन इसको नामकरण जो दिया वो दिया था इरविंग लैंगम्यूर ने। ऐसे ही दो सवाल आते हैं कि बताइए सबसे पहले प्लाज्मा को प्लाज्मा नाम किसने दिया? तो उत्तर रहेगा इरविन लैंगम्यूर। प्लाज्मा की पहचान किसने की है? तो विलियम क्रुक साहब ने की है। प्लाज्मा की पहचान किस वर्ष में हुई है? 1879 में प्लाज्मा की पहचान हुई है। ठीक है, डीआरडीओ में आपकी क्लास से सारा आया था। तो मैं वही कह रहा हूं दोस्त, जैसे बच्चा ये भाई कंफर्म कर रहे हैं, आप किसी भी परीक्षा को देकर देखना, कोई एक सवाल बाहर जाएगा ही नहीं। आप एक बार परीक्षा देके तो देखिए। अच्छा देखिए, ये तो खैर कहने की बात ही नहीं है, प्लाज्मा का कोई निश्चित आकार या निश्चित आयतन नहीं होता भाई। चमक का कहीं कोई चमक पैदा हो रही है, अच्छा कहीं मत कहिए हर जगह की चमक प्लाज्मा नहीं हो सकती है, लेकिन अगर प्लाज्मा चमक है तो चमक का कोई आकार नहीं होगा, कोई वॉल्यूम फिक्स थोड़े ना होगा, वो तो जिसमें रखोगे वैसा ही वॉल्यूम दिख जाएगा। ये भी है, और ये बात मैंने आपको बता दिया। इसमें जो कण होते हैं वो अत्यधिक ऊर्जावान होते हैं और एक्साइटेड स्टेट में होते हैं। एक्साइटेड का मतलब है जिनके पास ज्यादा एनर्जी है, ज्यादा ऊर्जा है। आयनीकृत गैस के रूप में इसमें कण होते हैं। तो ये चार प्रॉपर्टी इसी की मदद से आप पढ़ेंगे। किसी में कोई डाउट हो तो थम्स अप करिए। अगर यहां तक कोई समस्या नहीं है तो फिर हम चलें बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के पास में। बहुत ही अच्छी प्रोसेस है। सर प्लाज्मा का तारों से क्या मतलब है? अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए आपने कभी जैसे तारों का चित्र भी देखा होगा ना, या गैलेक्सी का कभी चित्र देखा होगा, तो वो चमकीले चमकीले से दिखाए जाते हैं। देखा है कभी? जैसे मैं अगर आपको पिक्चर दिखाऊं गैलेक्सी की, तो ये आपको हमेशा चमकीली चमकीली से दिखाई जाती है, पिक्चर ऑफ गैलेक्सी। चलो रियल पिक्चर देख लेते हैं एक बार। रियल पिक्चर ऑफ गैलेक्सी, गैलेक्सी सब जानते हैं, जिसमें हमारे सारे चांद तारे ये सब चीजें होती है। तो बहुत सारी पिक्चर्स रियल भी उनसे हमारे दूरदर्शियों से ली गई हैं। ये देखो, ये जो आपको एक चमक नजर आ रही होगी ना, हर एक फोटो में एक चमक आपको नजर आएगी। जैसे इसमें आप अगर देखें, गैलेक्सी का मतलब क्या होता है? जिसमें सारे के सारे चांद सितारे सब तमाम चीजें हैं। तो जितना जैसे सूर्य हो गया या हमारे जितने स्टार्स हो गए, ये सारे के सारे प्लाज्मा के ही बने हुए हैं। इनके पास बहुत हाई हीट है, बहुत हाई एनर्जी है। तो लिखेंगे आप सभी कि ये पॉइंट भी चलिए लिख लीजिए, बहुत अच्छा पॉइंट है कि स्टार्स आर मेड अप ऑफ प्लाज्मा। स्टार्स आर मेड अप ऑफ प्लाज्मा। देखिए यहां आपको प्लाज्मा बहुत ज्यादा नजर नहीं आता है, लेकिन अगर आप सोलर सिस्टम में जाएंगे, सौर मंडल में जाएंगे, तो वहां आपको मैक्सिमम प्लाज्मा ही नजर आएगा। स्टार्स आर मेड अप ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा तारे जो है, तारे या सितारे, हिंदी में लिख दूं, तारे प्लाज्मा से मिलकर बने होते हैं। तारे प्लाज्मा से मिलकर बनते हैं। ठीक है, करेंगे एक बार हम सब। ठीक है, स्टार आर मेड अप ऑफ प्लाज्मा। आगे चला जाए। अगली स्टेट जो है आपकी, पांचवी स्टेट आती है, जिसको हम बोलते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। हिंदी में भी इसका यही नाम है, और यह है आपकी पांचवी अवस्था। आओ एक बार समझते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में। अच्छा, आप सभी क्या जानते हैं इसके बारे में बताएंगे? पांचवी अवस्था जो है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? एक बार वॉइस चेक करना, कुछ बच्चों का वॉइस को लेकर दिक्कत है भैया जी। हाँ बिल्कुल सही बात है अमन भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया पंकज, वेरी गुड।
हाँ बिल्कुल खुशी, बिल्कुल सही कहते हैं आप। चलिए, तो कोई आइडिया नहीं है, ठीक है ठीक है, माइक में जो भी प्रॉब्लम है एक बार दिखवा लेते हैं। अच्छा चलो, ये तो ठीक है कि इसकी खोज जो है आइंस्टीन साहब ने और सत्येंद्रनाथ बोस जी ने की थी, हमारे भारतीय वैज्ञानिक थे, बड़ी कमाल खोज थी, बड़ी जबरदस्त वाली खोज थी। अच्छा चलिए, कुछ कुछ चीजें आपको मेरे हिसाब से याद हैं कि परम शून्य ताप ये होता है, इसके साथ जुड़ता है। आओ सारी चीजों को कंबाइन करके पढ़ते हैं। किसी को पता है कि इसकी खोज हमारे महान भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस जी ने की थी, किसी को पता है कि इसका मतलब है पदार्थों से मिलकर है। ये लो, पिंटू ने कह दिया चारों को मिलाकर बनी है, भाई वाह। तो जैसे हम कोई खीर बना रहे हैं और सारे के सारे चारों पदार्थों को मिला दिया जाए, ऐसा नहीं है। आओ देखें। देखिए, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या होता है, ये जस्ट प्लाज्मा का अपोजिट है। प्लाज्मा तो बनती है जब किसी एटम को या जब किसी अणु को, अणु और परमाणु में अब आप मतलब समझ गए, अगर मैं एटम या मॉलिक्यूल कहूं तो दोनों एक ही बात है। एटम अलग चीज है और एटम के मिलने पे अणु बन जाता है, यानी परमाणु के मिलने से अणु बन जाता है, एटम के मिलने से मॉलिक्यूल बन जाता है। तो बहुत सारे, अच्छा प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा है कि जब हम किसी परमाणु को गर्म कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन उसे छोड़ के निकल जाता है। लेकिन क्या हो अगर इसके विपरीत हम एक पदार्थ को ठंडा करना शुरू कर दें। जैसे आप समझिए, मान लीजिए मेरे पास कोई भी पदार्थ है, चाहे पानी है, कोई भी लिक्विड है, किसी तरह का सॉलिड है, कुछ भी है, गैस है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें कितने परमाणु हैं, इसमें कितने एटम हैं, परमाणु सबसे छोटी इकाई हो जाएगी। तो परमाणु, इसके अंदर अरबों परमाणु होंगे, करोड़ों छोड़िए अरबों परमाणु होंगे। अब देखिए, हर एक परमाणु का अपना अलग गुण होता है, पहले यह बात समझिए। जैसे मान लो ये सामान्यतः है, ये पानी है, इस पानी के अंदर अरबों परमाणु हैं और हर एक परमाणु का अपना एक गुण है। या चलिए आप परमाणु मत कहिए, उन्हें कण कह लीजिए, दोनों में से कुछ भी कह लीजिए। और हमने पढ़ा कि कण लगातार गति करते रहते हैं, ऐसे समझिए। तो ऐसा तो है नहीं कि हर एक कण एक समान गति कर रहा होगा। भाई अगर आप 100 लोगों को एक कमरे में छोड़ दें, एक घर में छोड़ दें और उनसे इधर उधर चलने फिरने को कहें रैंडमली, ऐसा नहीं कि लाइन में चलना है, परमाणु या अणु या कण लाइन में नहीं चलते हैं, ये तो ऐसे ही उल्टे पुल्टे तरीके से घूमते रहते हैं। वैसा तो है नहीं कि सभी की गति समान होगी या सभी एक ही दिशा में चलेंगे, ऐसा तो नहीं है। तो ये तो आप मानते हो कि अगर किसी वस्तु के अंदर अरबों कण कह दीजिए, अणु कह दीजिए, परमाणु कह दीजिए, ये सभी एक ही दिशा में तो नहीं चलते होंगे या इन सभी के गुण एक समान तो नहीं होते होंगे। लेकिन अगर मैं इन्हें ठंडा करना शुरू करूं, तो आपने क्या ये पढ़ा था, हीट एंड टेम्परेचर चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि जब किसी पदार्थ को ठंडा किया जाता है तो उसके वाइब्रेशंस जो हैं, उसके कणों के जो वाइब्रेशंस हैं, उसके कणों के जो कंपन हैं, वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं और एक तापमान ऐसा आता है कि ये कंपन शून्य हो जाते हैं, ये कंपन रुक जाते हैं, सारे अणु ठहर जाते हैं। और ये कौन सा तापमान था जी? ये तापमान था आपका परम शून्य तापमान, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, जिसको हमने 0 केल्विन कहा था। ये बात आपको याद है कि परम शून्य ताप पर पहुंचने के बाद में, 0 केल्विन टेम्परेचर पर पहुंचने के बाद में अणुओं के कंपन जो है, अणुओं के वाइब्रेशंस जो है, ये कैसे हो जाते थे? ये 0 हो जाते थे, अणुओं के कंपन शून्य हो जाते थे। ये चीज आपने पढ़ी थी, फटाफट से बताइए किस किस को याद है ये बात? चलिए बहुत अच्छा, सभी को याद है। कोई बात नहीं, ना भी याद हो तो आप समझ लीजिए। होता क्या है कि सामान्यतः किसी भी वस्तु के अणुओं को अगर आप दिखेंगे नहीं आपको, तो वो हमेशा कंपन के स्टेट में होते हैं। ये हमने फिजिक्स में हीट एंड टेम्परेचर में भी पढ़ा था। और जब हम किसी वस्तु को ठंडा कर रहे होते हैं तो उसके कंपन धीरे धीरे कम होते हैं। और 0 केल्विन टेम्परेचर, 0 केल्विन का मतलब अगर डिग्री सेंटीग्रेड में आप इस बात को फील करना चाहें तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड, इस टेम्परेचर पर जाकर इन अणुओं की गति ठहर जाती है, रुक जाती है। अब एक बात मैं आपसे पूछता हूं, मान के चलो एक कमरे में 100 आदमी, 100 में से कोई इधर भग रहा है, कोई उधर भग रहा है, किसी की गति इधर है, कोई 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, कोई 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, कोई कहीं जा रहा है। तो मुझे आप ये बताइए कि अगर ये रुक जाएं तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि सभी की गति एक समान हो गई है? भाई अगर रुक गए तो गति 0 हो गई
और जीरो तो सबके लिए जीरो है। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि सभी लोगों के गुण एक समान हो गए हैं? मान लो पहले कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था, लेकिन जब इन्होंने चलना फिरना बंद कर दिया तो ये सारे के सारे चुप हो गए, तो इनका बोलने का गुण भी एक समान हो गया कि भाई ये चुप हो गए। अगर मैं कहूं कि पहले कोई पूर्व में चल रहा था, कोई पश्चिम में चल रहा था, कोई उत्तर में चल रहा था, कोई दक्षिण में चल रहा था, क्या अभी ये कहीं किसी दिशा में चल रहे हैं? जी नहीं, सबके सबकी दिशा एक समान हो गई। तो अगर ये सारे लोग बोलना बंद कर दें, चुप हो जाएं, रुक जाएं, तो मैं ये कह सकता हूं कि सभी के गुण कैसे हो गए हैं? एक जैसे हो गए हैं। अब बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना कि शुरुआत में यही हाल परमाणुओं का था, हर परमाणु का अपना एक अलग ही गुण था, लेकिन हमने इसको इतना ठंडा कर दिया कि इसका कंपन ही शून्य हो गया, वाइब्रेशन ही शून्य हो गया। तो अब सभी परमाणुओं के गुण एक जैसे हो गए हैं। और -273 का मतलब आप समझते हो कितना ठंडा ये हो जाएगा? भाई 50 डिग्री सेंटीग्रेड ग्लेशियरों का टेम्परेचर होता है। आप समझते हो वहां कितनी खतरनाक बर्फ होती है? अगर आपने खुली हवा में वहां पैर रख दिया तो 2-4 मिनट में हाइपोथर्मिया की वजह से मौत है, इतनी ठंड होती है वहां पे। तो -273 तो क्या खतरनाक ठंडा टेम्परेचर होगा। तो ये जस्ट प्लाज्मा का उल्टा है। और वो वस्तु जब उसके कंपन शून्य हो जाते हैं और उस वस्तु के हर एक परमाणु के गुण एक समान हो जाते हैं, इस अवस्था को आप बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहते हैं। तो मुख्यतः बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या है कि वह अवस्था जिस पर जब हम किसी वस्तु को 0 केल्विन ताप तक ले जाएं, यानी -273 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक ठंडा कर दें, उससे नीचे वो ठंडी ही ना हो सके। और उसमें क्या होता है, उसकी खासियत क्या बन जाती है कि हर एक परमाणु के गुण एक जैसे हो जाते हैं, हर एक एटम के गुण एक जैसे हो जाते हैं। इस ही पदार्थ की अवस्था को हम बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहते हैं। बस इतनी सी बात है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट में। तो जस्ट प्लाज्मा की उल्टी है। प्लाज्मा गर्म अवस्था है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट ठंडी अवस्था है। फटाफट एक बार थम्स अप करिए जी, मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया। पॉइंट क्या क्या याद रखने हैं कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट सबसे ठंडी अवस्था है, इससे कुछ ठंडा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आप 0 केल्विन से नीचे नहीं जा सकते। भाई 0 केल्विन से नीचे जाने का मतलब, नीचे जाने का मतलब होता है वाइब्रेशंस का कम होना। अब जब वाइब्रेशन रुक ही गए, अणुओं के कंपन रुक ही गए, तो उससे नीचे क्या जाओगे? रुक, किसी चीज को रोकना मतलब नीचे आना था, अब वो रुक ही गया पूरी तरह से, तब उससे नीचे क्या जाओगे? तीसरी चीज आएगा, ये मुख्य बात है, अगर हम केमिस्ट्री के हिसाब से देखें तो परमाणुओं के गुण एक समान हो जाते हैं। ठीक है? अरे भाई इसमें नहीं लिखा कुछ भी, तुम इसके पीछे क्यों पड़ जाते हो? ये छोड़ो, यहां से कुछ लिखना ही नहीं है हमें। इसके आगे क्या लिखा है, पीछे क्या लिखा है, यहां से समझो ना आप। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है? अरे क्या हो गया? अच्छा लिखिए, पांचवी अवस्था, पांचवी अवस्था द फिफ्थ स्टेट, और पांचवी अवस्था है आपकी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये दोनों के नाम पर है, बोस और आइंस्टाइन साहब के नाम पर। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, हिंदी में भी इसको यही बोला जाता है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट में क्या होता है, एक एक पॉइंट को लिखेंगे हम, जो हमने चीजें सीखी हैं। कि अब देखो, पदार्थ लिखो, कण लिखो, अणु लिखो, परमाणु लिखो, कुछ भी लिख दो। हम पदार्थ लिखते हैं, किसी पदार्थ को 0 केल्विन या -273 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करने पर, अणुओं के कंपन शून्य हो जाते हैं। अणुओं के कंपन शून्य हो जाते हैं। वे सभी परमाणुओं के गुण एक समान
हो जाते हैं। इसी अवस्था को मैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट को शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इसी अवस्था को बीईसी कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश वाले लिखेंगे एट एब्सोल्यूट एट 0 केल्विन या -273 डिग्री सेंटीग्रेड वाइब्रेशन बिकम्स जीरो, vibration becomes zero and property of atoms become same, called बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो मुख्य बिंदु क्या है यहां याद रखने वाले? पहली चीज कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट में क्या होता है। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट में पहली चीज है कंपन शून्य हो जाते हैं। किस टेम्परेचर पर होती है? 0 केल्विन -273, यानी अत्यंत ठंडी अवस्था है। तीसरी चीज है परमाणुओं के गुण कैसे हो जाते हैं? एक समान हो जाते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स बिकम्स सिमिलर। ये तीन चीजें आपको याद रखनी है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट से। फटाफट थम्स अप करिए, फिर हम आगे चलते हैं। बिल्कुल मोहित भाई, बिल्कुल सर लिख कर पढ़ाइए भैया। तो और सर से लिखूं क्या यार? बताओ, इस बोर्ड पे मैं अपने सर को घिसूं क्या? कैसे लिखूं बताओ? लिख के कैसे पढ़ाना होता है भाई? और मैं कैसे पढ़ा रहा हूं बताओ? ये नाच नाच के थोड़ी पढ़ा रहा हूं यार, लिख ही तो रहा हूं ये। अब तुम बता दो भाई, और कैसे लिख के पढ़ाया जाता है यार? मैंने तो भैया हिंदी भी लिख दी, इंग्लिश भी लिख दी, तमाम चीजें लिख दी, और कैसे पढ़ाना है लिख के ये बता दो। या तो तुम बस निखालस मौज ही लेते हो कि मास्टर के मजे ही ले लिए जाएं सुबह सुबह। ठीक है, अब देखो इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, उन्हें आप याद रखेंगे। जैसे 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 ये बात है, इसको हम ऐसे ही याद रख लेंगे। इंडियन कंट्रीब्यूशन, भारत का योगदान इसमें क्या है, यहां से सवाल बन जाता है। इस अवस्था की गणना सबसे पहले भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस जी ने की थी। आइंस्टाइन साहब से भी पहले सत्येंद्र नाथ बोस साहब ने इसके बारे में हमें बताया था। सबसे पहले भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस साहब ने की थी, जिसके आधार पर अल्बर्ट आइंस्टीन साहब ने इसकी भविष्यवाणी की थी, इसलिए इसका नाम बोस आइंस्टाइन है। तो सबसे पहले सत्येंद्र नाथ बोस जी ने इसके बारे में डिस्कवरी की, फिर उनके साथ आकर मिलते हैं आइंस्टाइन साहब। ऐसा नहीं है आइंस्टाइन साहब का कोई योगदान नहीं था, लेकिन शुरुआत की है बोस साहब ने। तो बोस साहब और आइंस्टाइन साहब के नाम पे इसका नाम बन जाता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, अच्छा, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट से जुड़े हुए और कुछ तथ्य देखिए। सन 1920 में भारतीय भौतिक वैज्ञानिक सत्येंद्र बोस ने पदार्थ की पांचवी अवस्था के लिए कुछ गणनाएं की थी, और गणनाओं के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टीन साहब ने पदार्थ की एक नई अवस्था की भविष्यवाणी की थी, जिसे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहा गया। लेकिन देखिए मजे की बात क्या है कि इस खोज के लिए इन दोनों में से ही किसी को नोबेल प्राइज नहीं मिला। नोबेल प्राइज किसे मिलता है? सन 2001 में अमेरिका के एरिक ए कॉर्नेल, उल्फगैंग कैटरेले और कार्ल ई वेमैन को बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन की अवस्था प्राप्त करने के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखो बेसिकली बोस साहब ने शुरुआत की, आइंस्टाइन साहब ने भविष्यवाणी कर दी कि भाई इस दुनिया में कुछ चीज होती है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, लेकिन उस समय हम 0 केल्विन प्राप्त करने की स्थिति में नहीं थे। इसे करके दिखाने वाले कौन हैं? ये सारे वैज्ञानिक हैं। हालांकि इससे सवाल नहीं आएगा, बट मैं जानकारी के लिए बता रहा हूं कि इन्हें नोबेल प्राइज नहीं मिला था। ठीक है, इस स्लाइड को आप ना भी पढ़ें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मुख्य है ये स्लाइड, ये इंपॉर्टेंट है। मैं इसको हटा ही देता हूं, कहीं आप पढ़ने बैठ जाएं। ये बस आपकी जानकारी के लिए था, थोड़ा इस टॉपिक में आपका एक इंटरेस्ट बन जाए। ठीक है भैया, तो ये हो गया बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैंने इसको हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको दे दिया है। तो अगर हम रिवाइज करें, आज हमने क्या पढ़ा, कुछ क्वेश्चंस करे हैं हमने, और हमने मैटर की बाकी दोनों स्टेट, जिनमें से एक स्टेट आपकी प्लाज्मा है और एक स्टेट आपकी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है, इसके बारे में थोड़ा गहराई से समझा है, जिसे शायद आज तक आप रटते होंगे। तो रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, दोनों चीजों को समझकर हमने पढ़ा है। अच्छा, कैसा लगा एक बार बताइए इनके बारे में पढ़ के? सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी में से आता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसमें से किससे आता है? क्या पूछना क्या चाह रहे हो भाई? ज्यादा क्वेश्चन का मतलब क्या है? एक टॉपिक से 50 सवाल आ जाएंगे? अरे हो सकता है मुश्किल से मुश्किल एक टॉपिक से एक सवाल आ जाए। भाई टॉपिक देखोगे तो कम से कम 200 टॉपिक हैं, ऐसा थोड़ी है कि एक टॉपिक से ज्यादा सवाल आएंगे। हाँ बहुत बढ़िया अमित कुमार, देखिए अमित भाई ने क्या शानदार डेफिनेशन दी है।
भाई आप ऐसे भी कह सकते हो, जब एक परमाणु अपनी पहचान खो देता है, भाई उसकी आइडेंटिटी, इंडिविजुअल आइडेंटिटी क्या थी कि वो वाइब्रेट कर रहा होगा, किसी चाल से वाइब्रेट कर रहा होगा, किसी दिशा में कर रहा होगा, लेकिन अगर वो रुक गया तो इसका मतलब क्या है, उसकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी खत्म हो गई। आप ऐसे भी कह सकते हो, यानी कि अब तो सब के सब एक जैसे हो गए। पहले उस कमरे में 100 लोग जो थे, हर एक का अपना एक अलग गुण था, लेकिन जब वो सारे के सारे ने रुक गए, बोलना बंद कर दिया, तो सबका एक कॉमन प्रॉपर्टी हो गई। तो ये भी आप कह सकते हो कि हर एक आदमी ने अपने गुण को खो दिया और सब अब सबका एक ही गुण है। चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड अमन भाई, बहुत ही शानदार, बहुत ही ठीक है। तो यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया है बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट और प्लाज्मा को। अभी देखिए आगे हम चलेंगे चेंज ऑफ स्टेट में। अच्छा, एक फायदा और हमें लग रहा है, हमने फिजिक्स को चूंकि थोड़ा गहराई से समझ लिया, हर एक चीज को हम अच्छे से समझ चुके हैं, इसलिए अब आप देख रहे होंगे यहां पर आपको सीखने में आसानी हो रही होगी। जैसे जब मैंने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो वहां पॉजिटिव चार्ज छोड़ के चला जाएगा, तो ये आपको टक से समझ आ गया और इसको याद रखने में भी आसानी होगी। प्लाज्मा के पास कोई नेगेटिव चार्ज नहीं होता है, याद रखना। क्यों? प्लाज्मा बनता ही तब है जब इलेक्ट्रॉन चला जाता है उसे छोड़ के, तो नेगेटिव चार्ज तो रहेगा ही नहीं। यहाँ से भी सवाल आ जाता है। उसके बाद जब मैंने वाइब्रेशंस, हीट और वाइब्रेशंस का कंसेप्ट रिलेट किया, उसे भी आप समझ गए। अब देखो, कल पढ़ेंगे हम स्टेट चेंज, अवस्था परिवर्तन। तो अवस्था परिवर्तन हमने ऊष्मा और तापमान चैप्टर में पढ़ लिया था। यहां पर हम उनको केमिकल एंगल से देखेंगे कि केमिस्ट्री के एंगल से क्या उसमें खास हो सकता है। बहुत कुछ खास नहीं है, एक आधा प्रोसेस बस बढ़ जाती है। जैसे डिपोजिशन, जब आपने पूछा था तो मैंने कहा था वो केमिस्ट्री में है, तो डिपोजिशन वगैरह को हम यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, तो भाई आज का कंटेंट हमारा पूरा हो गया है। अच्छा हाँ, अच्छा याद आया, कल क्लास नहीं हो पाएगी आपकी। क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि मेरी एयरफोर्स में एक मैराथन है जो लगभग 8 से 12 घंटे जाएगी, और इसी समय से 9 बजे से वो शुरू हो जाएगी, तो मुझे थोड़ा उसकी तैयारी भी करनी है, इसलिए ये क्लास आपकी कल नहीं होगी। हम लोग मिल रहे होंगे परसों। बस आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी कि जितना अब तक आपको इस मैटर वाले, पदार्थ वाले चैप्टर में पढ़ाया है, उतना तमाम चीज़ों को आप अच्छे से याद करके आएँ। ठीक है, तो क्लास हमारी ओवर हो गई है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब मैं एक दो बस साथियों को समझाना चाहता हूँ, विद नेम मैं बता दे रहा हूँ। शाहिब आलम भाई, आप बहुत शुरू से जुड़े हुए हैं, लेकिन हमेशा से आपने उल्टी पुल्टी बातें ही की हैं, शुरू से आप इसी तरह की बातें करते आए हैं। एक हमारे साथी हैं जयवीर भाई, बीच में भी मैंने आपको समझाया था। देखिए, मैं इसलिए नाम आपके ले रहा हूँ क्योंकि बाकी बच्चे ये सोचेंगे कि हम तो बहुत ध्यान से पढ़ते हैं इस क्लास में, पता नहीं किसके लिए कहा जा रहा है। तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन 2-4 साथी ऐसे हैं हमारे जिन्हें आज भी बस हर समय मस्ती मजाक से ही मतलब है। मतलब मैं अगर आपको उनके कमेंट भेजूंगा तो आप भी थोड़े से नाराज़ हो जाएंगे। मुझे तो यहाँ खड़े होकर इस तरह की आदतें हो गई हैं कि कहाँ किस समय पे किस बात पे रिएक्ट करना है। अगर जब एक बहुत सीरियस भी टॉपिक चल रहा होता है तो बस उनके कमेंट इधर उधर के आलतू फालतू मस्ती मजाक वाले होते हैं, तो अगर उनको मैं उस समय पे पढ़ूंगा भी तो पूरी क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी, आप भी डिस्टर्ब होंगे, मैं भी। तो मुझे तो बस वो इग्नोर करने पड़ते हैं। लेकिन खैर, एक धैर्य की परीक्षा ही होती है कि आप एक बहुत गहराई वाले टॉपिक को पढ़ा रहे हों, जिसको शायद बच्चे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई हमें आज तक समझ नहीं आया, हम समझ जाएंगे, और बीच में कोई बच्चा इस तरह की बात कहे फिर उसको इग्नोर करना, ये वाकई में एक बड़ी धैर्य की बात होती है। खैर, मैं इस पेशेंस को हमेशा बनाए रखूंगा, मैं कभी सीरियस बच्चों को डिस्टर्ब नहीं होने दूंगा। लेकिन भाई आप लोग समझ जाइए, आज के बाद मैं आपसे इस मामले पे कुछ नहीं कहूँगा, ये लास्ट बार मैं आपसे कुछ भी कह रहा हूँ। देखिए, बेशक से आप 2 बच्चे हों ऐसे, मैं मानता हूँ एक भी हो, उसको भी मैं अपनी क्लास में ये सोचता हूँ कि वो गलत दिशा में नहीं जाना चाहिए। आपको ऐसा लगता होगा इसमें मैंने क्या बड़ी बात कह दी? बड़ी बात ये कह दी जब आप हमेशा ही, देखिए हर चीज़ का एक समय होता है। किसी की डेथ हो गई है, आप वहाँ जाके हंसो, कोई आपसे कहे भाई हंस मत, आप उससे कहो तुझे तो यार मेरी हंसी खुशी से भी फ़र्क है, तो आप समझ सकते हैं वो गलत चीज़ हो जाएगी। तो आपको सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट करना आना चाहिए, इसलिए कोशिश करिए अपने आप को थोड़ा सा एक सही रास्ते पर लेकर जाइए। जब एक सीरियस टॉपिक चल रहा होता है, आप बस कमेंट पे कमेंट छापे जा रहे होते हैं, तो आप उस टॉपिक को नहीं सुन रहे होते हैं, फिर आपके छोटे छोटे डाउट निकल के आ जाते हैं। तो कोशिश करिए, नहीं भी निकल के आते हैं तो कम से कम आप अपने आप को फोकस करना सीखिए, कंसंट्रेट करना सीखिए। जिंदगी केवल यहीं तक नहीं है। हो सकता है आपको चीज़ें अच्छी समझ में आती हों, तो ऐसा नहीं है कि केवल आपको यहीं तक रहना है। आप ऐसा तो नहीं सोचते हैं कि केवल बस मैं ग्रुप डी में नौकरी लेकर रुक जाऊंगा। मुझे नहीं लगता 60-70% ऐसा सोचते होंगे कि भाई एक नौकरी मिल जाए, फिर थोड़ी सी आगे की तैयारी हम करेंगे। तो वहाँ की तैयारी के लिए आपको वो फोकस चाहिए होगा, कंसंट्रेशन चाहिए होगी। हो सकता है आप थोड़े इंटेलिजेंट हों तो यहाँ कम फोकस करने से चीज़ें बेहतर समझ आ जाती हों, लेकिन जब आप बड़ी तैयारी करेंगे तो ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, और आदतें ऐसे नहीं बदलती हैं, फिर आपकी आदत वही रहेगी।
तो ये कहीं ना कहीं तो आपको दिक्कत करेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा अपनी आदतों में सुधार करिए, अन्यथा इसको आपका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मेरी तरफ से नहीं, मैं ब्लॉक वगैरह नहीं कराता किसी को, लेकिन जिंदगी में जरूर आपको खामियाजा भुगतना पड़ा जाएगा। इसलिए थोड़ा कोशिश करिए कि आप चीजों को समझें। सॉरी बोलने से कुछ नहीं होता साहेब आलम भाई, जिंदगी में व्यवहारिक बनिए, बच्चों की तरह कुछ भी करके ऐसे चीजों को जिनके परिणाम आपको नहीं पता है, उल्ट पुल्ट कुछ भी करके सॉरी बोल दिया, ये एक मैच्योर पर्सन की पहचान नहीं होती है। हमें कोशिश करनी चाहिए एटलीस्ट उन गलतियों को हम ना करें जिनके परिणाम हमें पता है। जिसका परिणाम ही नहीं पता, जी मुझे नहीं पता था ऐसा हो जाएगा, चलिए तब तो ठीक है वो गलती है, बट जब मुझे पता है कि आग में हाथ डालूंगा हाथ जलेगा, फिर भी मैं उसमें डाल रहा हूं, फिर सॉरी बोलूं, वो बिल्कुल बेकार की बात है। चलिए परसों मिलते हैं, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।